नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की बेटियों ने लहराया जीत का परचम। पाकिस्तान को दी 88 रनों से करारी शिकस्त। 247 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 159 रन पर ढेर। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है आयोग। पहली बार देखेंगे 17 नए बदलाव। ज्ञानेश कुमार ने कहा 22 नवंबर से पहले कराएंगे चुनाव। बिहार चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। पटना में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव रथ किया रवाना। लोगों से सुझाव लेकर पार्टी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वैश्विक अशांति से लेकर भारत की विदेश नीति पर साझा किए अहम विचार। कहा आज हथियारों और युद्ध की प्रकृति मूल रूप से बदल चुकी है। कॉन्टैक्टलेस वार का है समय। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में मल्टी फीड सीबीजी प्लांट का किया उद्घाटन। कहा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा भारत। मोदी सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार। और दिल्ली में आयोजित हुई विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किया अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 6 स्वर्ण सहित जीते कुल 22 पदक। हासिल किया 10वां स्थान। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चुनाव आयोग ने पारदर्शिता, तकनीक और सख्ती तीनों का ऐसा संगम दिखाया है जो देश भर के लिए मिसाल बन सकता है। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल इंडेक्स कार्ड, सीमित वोटर बूथ और ट्रेनिंग का नया सिस्टम। यानी इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी गलियारों में गर्मी तेज है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तैयारियों की पूरी रूपरेखा पेश की। उन्होंने साफ किया कि चुनाव संविधान के अनुसार और 22 नवंबर से पहले हो जाएंगे। इस बार बिहार कई नई पहल के साथ देश को दिशा दिखाने जा रहा है। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ST 2, ST 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने बिहार में 17 नई पहलें शुरू की हैं और सबसे अहम है हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सहज बने। इसके साथ ही 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी ताकि मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। पहली बार बूथ लेवल अफसरों और एजेंट्स की दिल्ली में ट्रेनिंग हुई है। बिहार से शुरू हुई ये पहल अब पूरे देश में लागू होगी। आयोग ने कहा कि इस बार डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव के कुछ ही दिनों बाद उपलब्ध होंगे। मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। SIR के जरिए 22 साल बाद वोटर लिस्ट में सुधार पूरा हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 90,000 से अधिक BLO की जमकर सराहना की। साथ ही बताया कि BLO की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो ID कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग अब दिल्ली में भी होगी। वहीं फर्जी खबरों पर जिला प्रशासन को सख्त निगरानी का आदेश होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के 2 राउंड के पहले करनी होगी। चुनाव खत्म करने के बाद कितने लोगों ने वोट किया, कितने % रहे, ये जानने में अब सहूलियत होगी। वोटर स्लिप पर अब बड़े अक्षरों में बूथ नंबर और पता साफ साफ लिखा होगा, जिससे मतदाता अब आसानी से बूथ तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी 40 चुनाव ऐप्स को एक जगह जोड़ा गया है। बिहार की तैयारियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार पूरे देश के लिए
मॉडल बन रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। चुनाव आयोग जहां नई पारदर्शी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सियासत और तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार अब दिल्ली से अमित शाह मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए हैं, केवल चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है वोट कब्जा करने का, बूथ लूटने का, जाकर के जनता जग गई है और हर जनता अपने वोटों का अधिकार का प्रयोग करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन काफ़ी इस मामले में निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराते आ रहा है। परेशानी में कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। अभी जो गहन मतदाता पुनरीक्षण जो बिहार में हुआ, इतना बढ़िया हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बिहार चुनाव आयोग की ये तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि चुनाव न सिर्फ पारदर्शी होंगे बल्कि तकनीक से भी पूरी तरह लैस होंगे। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कलरफुल बैलेट प्रिंट के साथ बिहार एक नई चुनावी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बिहार में चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के साथ सूबे में सियासी तपिश और बढ़ गई है। आरजेडी और बीजेपी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है और आरोप प्रत्यारोप न सिर्फ तेज हो गए हैं बल्कि ये थोड़ा पर्सनल भी हो गए। इसके साथ ही सियासी दल जनता के बीच भी पहुंचने लगे हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र सुझाव यात्रा के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी है। आइए देखते हैं बिहार में सियासत के ये दांव। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहे ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सके। बातचीत सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एनडीए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें क्योंकि हमारे नेता तय है, नेतृत्व तय है। जहां एक तरफ टिकट के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है। आरजेडी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी शासनकाल पर जमकर हमला बोला। 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, एक भी नए विश्वविद्यालय नहीं खोले गए। जो भी विश्वविद्यालय थे वो हमारे ही शासनकाल का है कि 20 वर्ष आपके शासन के हो गए, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं कि पलायन क्यों कर रहा है बिहार से शिक्षा के लिए नौजवान, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल
जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। बीजेपी बिहार जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बिहार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को धारदार बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया और रविवार से सुझाव यात्रा की शुरुआत की है। इसमें मिले सुझावों को ध्यान में रखकर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना से राजेश राज और मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और त्योहारों के मौसम में फिर गूंजा वोकल फॉर लोकल का मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के दौरे पर किसानों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक सबको संदेश दिया। 2047 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो देसी को अपनाना ही सबसे बड़ा संकल्प बनाना होगा। महाराष्ट्र के लोनी में किसान रैली से लेकर कोपर गांव में सीबीजी प्लांट के उद्घाटन तक अमित शाह का फोकस रहा आत्मनिर्भर भारत और किसानों की समृद्धि। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्योहारों में सरकार के वोकल फॉर लोकल आह्वान को दोहराया। महाराष्ट्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान लोनी में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से अपील की कि वे 2047 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के व्यापार और खरीद को प्राथमिकता दें। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बीते दिनों भारी बारिश से लोनी इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई सारी पहल की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब का नाम आगे बढ़ाने वालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का साहस नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में कोपर गांव में मल्टी फीड सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्लांट से किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दलहन आत्मनिर्भरता योजना से दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मोदी जी की सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार है। कैबिनेट के अंदर मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक 11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी साईं धाम में साईं बाबा के दर्शन कर सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोनी में सहकारी चीनी कारखाने के संस्थापक पद्मश्री विठल राव विखे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय बाला साहेब विखे की प्रतिमा का अनावरण भी किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को लेकर अहम बातें कही है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के समापन समारोह में वैश्विक राजनीति, युद्ध की बदलती प्रकृति और अमेरिका चीन संबंधों के प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज युद्ध और हथियारों की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है, जो निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वैश्विक सुरक्षा बहुत अस्थिर है। The nature of weaponry, the nature of war has today fundamentally changed. We have seen that in multiple conflicts, starting with Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Russia, Israel, Iran. So, contactless war, often with standoff weapons, but which can have a very impactful, sometimes even a decisive outcome. These are today the characteristics of this landscape of these turbulent times. And of course, the sentiment which characterizes these turbulent times is a growth in the opposition to globalization in many parts of the world. और पूर्वी एशिया की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आसियान जैसे क्षेत्र के लिए अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने पूर्वी एशिया में बढ़ती आर्थिक और सुरक्षा अनिश्चितताओं पर चिंता जताई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जहां अन्य देश अपने हितों की रक्षा और मौजूदा स्थिति को बनाए रखने में लगे हुए हैं, वहीं भारत के लिए सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जोखिमों के बीच आगे बढ़ना और विकास आवश्यक है। In the case of East Asia, I think for a geography like ASEAN, being caught between US and China is a very difficult predicament. For those further east, the question marks about both economic and security question marks today are big concerns. But what is, I think in a way, what differentiates India is most of these regions, they are actually defending their interests. They are trying to maintain their positions. Whereas the challenge for India is how to go beyond that how do we rise in these turbulent times? Because for us, just defending what we have is simply not good enough. और वहीं कफ सिरप पीकर हुई बच्चों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक कर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने नियमों का पालन न करने वाली दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद अब सख्त एक्शन लेने की तैयारियां की जा चुकी हैं। कफ सिरप पीकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार सजग हो गई है। सरकार ने सभी दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पी सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में दवा बनाने वाली कंपनियों से शेड्यूल एम के निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया और नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों द्वारा बच्चों को कफ सिरप लिखने को प्रैक्टिस बना लेने पर भी रोक लगाने की बात कही है। दरअसल बच्चों को होने वाली खांसी की शिकायत ज्यादातर बार खुद ही ठीक हो जाती है और इसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य और यूटी की सरकारों से निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा है। कफ सिरप पीकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की किडनी फेलियर से मौत होने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के बाद जिले के सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट कर सस्पेंड भी कर दिया गया है। डॉक्टर सोनी पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को एक कंपनी की कफ सिरप लिखी, जिसके साइड इफेक्ट से बच्चों की जान चली गई। कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई, उनके परिजनों को राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही दवा की दुकानों में भी ड्रग विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं, ताकि खराब दवा को बाजार से हटाया जा सके। 14 बच्चों को हम लोगों ने आर्थिक सहायता स्वीकृत किया है। उसमें 11 परासिया के हैं और 2 छिंदवाड़ा के, 1 चौरई का है और इनकी सहायता राशि स्वीकृत हो गई, के अकाउंट में चली गई है। ड्रग कंट्रोलर के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और एक टीम है वो अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे जांच कर रही है और इस तरह की जो प्रतिबंधित दवाएं कहीं और मिलेंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खांसी की दवा पीने से राजस्थान में भी कुछ बच्चों की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दवाई की क्वालिटी में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्रालय का फोकस अब बाजार में बिकने वाली बच्चों की सभी दवाओं को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने पर है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज। और वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत से जुड़ी घटना के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में कफ सिरप की गुणवत्ता, सुरक्षा और इसके सही उपयोग पर चर्चा की गई। देश के 6 राज्यों में 19 दवा कंपनियों के रिस्क बेस्ड जांच शुरू की गई। सभी दवा निर्माता कंपनी के लिए संशोधित नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा, नहीं तो लाइसेंस को रद्द कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को किसी भी असामान्य बीमारी की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को तुरंत भेजनी होगी। दवा की दुकानों पर कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती से नजर रखी जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोका जा सके। और वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पुल ढह गए हैं, सड़कें ध्वस्त हैं और जनजीवन ठप पड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए राहत कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर राहत बचाव में जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल दार्जिलिंग अब भी बारिश की मार झेल रहा है। उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गईं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दार्जिलिंग में एक पुल के ढहने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाकों का बाकी क्षेत्रों से संपर्क लगभग पूरी तरह टूट गया है। दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी और पुल बाजार इलाके में एक सड़क धंस गई, जबकि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। दुधिया पुल का एक हिस्सा बह जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। इसके अलावा ऋषिखोला और पेंडोंग में भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। दार्जिलिंग को अन्य इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी बंद हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। बहुत बुरा है, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जाके बिस्तर एकदम पूरा पानी भर गया है, बिस्तर पानी भर गया, शरीर का कपड़ा, कागज कुछ भी नहीं है। दुधिया ब्रिज जो डैमेज हुआ है उसको देखने के लिए आई हुई थी। कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है। होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं बचाव और राहत कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दार्जिलिंग भूस्खलन की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दुख जताया। ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि इस पूजा के मौसम में जब सारे लोग उत्सव की और हर्ष की स्थिति में होती है, मनोस्थिति में होती है, इस तरीके की घटना घटना बहुत ही दुखद समाचार है। पश्चिम बंगाल में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। उत्तर बिहार में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब एक चक्रवातीय परिसंचरण में तब्दील हो चुका है। इसके प्रभाव से बंगाल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अलीपुर मौसम केंद्र ने बताया कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजीत द्विवेदी और प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव अभियान चलाया।
अभियान के दौरान एनडीआरएफ ने नावों की मदद से 105 लोगों को सुरक्षित निकाला, जबकि 55 लोगों को जिप लाइन के माध्यम से बचाया गया। टीम ने राहत कार्यों के दौरान एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत सामग्री वितरण और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई है। शुक्रवार से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने सड़कों को बंद कर दिया है। वहीं पुल बह गए हैं और 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में दार्जिलिंग की सीमा से सटे इलाम जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कई लोग अभी भी लापता हैं और बचाव अभियान जारी है। भूस्खलन की वजह से इलाम को दक्षिणी झापा जिले में जोड़ने वाला मेची राजमार्ग भी कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया है। हालांकि रविवार सुबह स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। नेपाल सरकार ने काठमांडू घाटी में आने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास पर अभी भी प्रतिबंध जारी रखा हुआ है। नेपाल आपदा पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नेपाल में भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं। एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। स्थिति को देखते हुए कोसी बैराज के सभी 56 फाटकों को खोल दिया गया है और लगभग 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सहरसा जिला प्रशासन से लोगों से सतर्क, सुरक्षित रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने पहले ही इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया है। किसी भी अनहोनी और अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की मुस्तैद भी है और सभी आवश्यक तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासन ने लोगों के नाव की भी व्यवस्था की है। विद्यालय में ठहरने और कम्युनिटी किचन की भी सुविधा उपलब्ध है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान भी शुरू कर दिया है। नेपाल के द्वारा 5,10,000 क्यूसेक पानी अभी तक में छोड़ दिया गया है, जिससे कि संभावना है कि रात तक में जल स्तर बढ़ेगा, जिसके लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है और यहाँ जैसे भी देख रहे हैं सब जगह टेंट की व्यवस्था और रहने के लिए शिविर सभी तैयारी की। और भूटान में बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने मदद की। भारतीय सेना ने 2 हेलीकॉप्टर की मदद से भूटान के फुएशेलिंग क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान चलाया है। मौसम खराब था और दृश्यता काफी कम थी। भारतीय सेना के पायलट ने पहले स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तोरसा नदी भी उफान पर है। गौरतलब है कि भारतीय सेना संकट और आपदा की स्थिति में सदैव तत्पर और तैयार रहती है। भूटान में भारतीय सेना का ये अभियान मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भारत और भूटान के बीच प्रगाढ़ रिश्तों का परिचायक है। यह अभियान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और सद्भावना और स्वयं से पहले सेवा के अपने सिद्धांत का भी एक उदाहरण है। बिहार के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। राजगीर में तैयार हुए इस स्टेडियम में 39,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और स्टेडियम को बीसीसीआई के मानकों के मुताबिक बनाया गया है। स्टेडियम करीब 90 एकड़ में फैला है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच भी तैयार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 87 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। गौरतलब है कि अब तक बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं होते थे, लेकिन अब इसका भी रास्ता खुल गया है। ये बिहार काफी पीछे था खेल के क्षेत्र में और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र में काम हुआ है काबिले तारीफ है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। बिहार वासी उनके शुक्रगुजार है। निश्चित रूप से आने वाला दिन ये बिहार का होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने
कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कुछ शरारती तत्व क्षेत्र की व्यवस्था और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने यह उपद्रव फैलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने कल कटक बंद का ऐलान किया है। बंद से पहले संगठन द्वारा आज आयोजित एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में मामूली तनाव की खबरें आईं। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई है। दूसरी ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ओडिशा सरकार ने कटक के प्रभावित इलाकों में कल शाम 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। भाईचारा का जो माने माहौल कटक का है, वो सब जिस प्रकार है वो बर्बाद किया, उसी का बर्बाद का जो कटक का शांति भंग हुआ, इसीलिए वो शांति की पुनर्स्थापन करने के लिए ये रैली हो रहा है। बहनों, हम सब मिलकर आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम उनको जो लोग उस समय थे, माता के जाने के समय जो लोग हम पर, हमारे भाई लोग पर अटैक किए थे, उन सबको आज मुंह तोड़ जवाब देंगे और मंडे के दिन कटक बंद रहेगा। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हो गया है। यह अभ्यास 12 अक्टूबर तक 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को बेहतर बनाना है। इस साल के अभ्यास की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत और ब्रिटेन का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में नॉर्वे और जापान की नौसेनाएं भी शामिल हो रही हैं, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत और ब्रिटेन की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली के न्यू मोती बाग में लगे 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले का आज समापन हो गया। क्या कुछ खास रहा इस मेले में, आइए देखते हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता माहौल और चारों तरफ उमंग उत्साह का सैलाब। जी हाँ, ये नजारा है न्यू मोती बाग में आयोजित 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले का, जिसकी रौनक ने दिवाली से पहले ही दिवाली का एहसास करा दिया। इस मेले का आयोजन मनस्विनी लेडीज क्लब द्वारा किया गया। क्लब का कहना है कि इस मेले के माध्यम से वे उन सभी महिलाओं को मंच देना चाहती थी जिनमें हुनर तो था लेकिन अवसर की कमी थी। हमारे जो भी वीवर्स हैं, हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनका हम प्रमोशन करें। तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ जितने भी लोगों को लाए हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में हमारी संस्कृति और हमारी जो कलाओं को उत्थान कर रही है। हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। इस हमारे पूरे देश के कोने कोने से ये लोग आए हैं और ये लोग अपने अपने कलाओं के साथ साथ उनका हम इकोनॉमिक प्रमोशन भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश और सुंदर बने, जो लोकल से वोकल हमारी, और साथ में हमारी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको हम और आगे ले जाएं, उनको आगे बढ़ाएं और उनको सशक्त करें। देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों के लिए ये मेला किसी तोहफे से कम नहीं रहा। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को लोगों ने बेहद सराहा, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ भी मिला। फुटफॉल बहुत अच्छा था, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और बहुत खुशी होती है जब अपने प्रोडक्ट्स लोग पसंद करते हैं। मेरी बंदरवार के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं मुझे, जो मुझे दिवाली से पहले उन्हें डिस्पैच भी करने हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी हमको प्रसन्नता हुई है कि हमको ऐसी जगह स्टॉल मिला है। हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। मेले में संगीत, संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों का ऐसा संगम देखने को मिला जिसमें मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लिया। बहुत सुंदर जगह है, खाना खाने को बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एकदम दिवाली जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मुझे ये मेला अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आइसक्रीम भी खाई, गेम्स खेले। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है
इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और स्टॉल्स बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। माय फादर इज़ इन आईटीबीपी और यहाँ पे आईटीबीपी के भी स्टॉल लगे हैं, सीआरपीएफ के हैं, बीएसएफ के हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे रेजिन आर्ट के भी हैं, वो मधुबनी आर्ट्स भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। आपने देखा इस 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने इस मेले का जमकर आनंद उठाया। स्वादिष्ट व्यंजन हो, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां या फिर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी, यकीनन इन तीनों के संगम ने इस मेले को एक सांस्कृतिक उत्सव में तब्दील कर दिया है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, जीटी न्यूज, दिल्ली। 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले का आज समापन हो गया। क्या कुछ खास रहा इस मेले में, ये हमने आपको दिखाया। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहा, क्योंकि दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बैनर तले आयोजित इस फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली के सेंट्रल पार्क में हो रहा है। 4 से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भारत, श्रीलंका, आर्मेनिया, पोलैंड, मालदीव, बेलारूस सहित तमाम देशों के कलाकारों ने लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक फेस्टिवल में 11 देशों के तकरीबन 200 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। साल 9वां इंडिया अंतर्राष्ट्रीय जो लोक उत्सव है वो यहाँ पे हमने कनॉट प्लेस इनर सर्किल में आयोजित किया है और इसके अंदर 10 देश और भारत को मिलाकर 11 देश के कम से कम 200 आर्टिस्ट जो हैं वो भाग ले रहे हैं। और हमारा मकसद इसके आयोजन के पीछे यही है कि जो लोक कला है, जिसके अंदर नृत्य है, संगीत है, उसके द्वारा हम कैसे लोगों की पारस्परिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ICCR में वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर मानसी रघुनंदन ने इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के आयोजन पर कहा है कि भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की ये खास पहल है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ऑलवेज़ ये चाहता है कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी है, वो एज अ कल्चरल डिप्लोमेसी को ग्लोबल स्टेज पे लेके जाए। बट जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कर रहे हैं और ये 9वां एडिशन है, तो हमारे यहाँ कलाकार देश भर से नहीं दुनिया भर से आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा ये होता है कि एक ब्रिजिंग ऑफ द एस्पेक्ट्स होता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर हवाई किराए के रुझानों की समीक्षा की और विमानन कंपनियों को अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के निर्देश दिए। विमानन कंपनियों ने DGCA के साथ अपनी योजनाएं साझा की। इंडिगो ने 42 रूट्स पर 730 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त रूप से 20 रूट्स पर लगभग 486 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी, जबकि स्पाइस जेट 38 रूट्स पर लगभग 546 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ेगी। DGCA ने कहा है कि वो त्योहारी अवधि के दौरान हवाई किरायों और उड़ान क्षमताओं पर सख्त निगरानी बनाए रखेगा, ताकि यात्रियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें किफ़ायती एवं सुगम यात्रा अनुभव मिल सके। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने DGCA को त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने और कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 6 से 8 अक्टूबर तक नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल द्वारा वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत को एक साथ बुनना, उत्तर पूर्व और उससे आगे के प्राकृतिक रेशे, नवाचार और आजीविका विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में उद्योग और उत्पादकों की बैठकें, संबंधित विषय पर चर्चा, आइडियाथॉन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के पोस्टर का अनावरण करते हुए अभिनेता आशुतोष राणा ने मशीनों के युग में इस पहल को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तो मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन मशीन कभी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इस मौके पर विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर मृदुला ठाकुर प्रधान और इम्फाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अभिनंदन ये, क्योंकि हस्तकलाएं जो होती हैं और हस्तशिल्प जो होता है वो आज की तारीख में हम मशीन के प्रभाव में इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य की महत्व को हमने कम कर दिया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो सेंट्रल
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल ने जो एक पहल की है, तो ये बहुत अद्भुत है कि मशीन के युग में आप मनुष्य के महत्व को बढ़ाने की दिशा में या उसकी कला को, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कोई मनुष्य तो मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन मशीनें कभी भी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और अगर मनुष्य का निर्माण भी कर भी दें तो मशीनों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता की स्थापना कर सके। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये जो आपने पहल की है, इस पहल में निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और अनुकरणीय है। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज से अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान अपने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 5 से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भारत समेत कई देशों से 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में नीति निर्माता, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन और किसान प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धान उत्पादन में पानी, श्रम और लागत की बचत करने वाली डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाने की रणनीति तैयार करना है। धान की सीधी बुआई पर यह वैश्विक कॉन्क्लेव में दुनिया के लगभग 15 देशों से वैज्ञानिक और प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए हैं। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक धान की सीधी बुआई पर क्या अनुसंधान होने चाहिए, कैसे उन अनुसंधानों को किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए, एवं जो एक ग्लोबल ट्रेंड है इस समय की धान की खेती को किस तरह से हम लो कार्बन इमिशंस और जो ग्लोबल मीथेन इमिशंस के खतरे को देखते हुए जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, उसके बराबर कैसे धान की खेती को हम उसको करें, और जिसमें कि सीधी बुआई एक महत्वपूर्ण अवयव है, उसको बढ़ाते हुए कैसे हम चारों तरफ DSR का प्रसार किया जाए। Knowledge and experience from different country, and it would be very useful for develop more and more activity in order to promote DSR in Cambodia. So we are strongly support and very happy to bring all those technology to Cambodia. और उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद प्रशासन सतर्क है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम ने कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की। इसमें लगभग 200 दुकानों के बाहर के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़कर हटाया गया। नगर आयुक्त संजीव मौर्य का कहना है कि ये रूटीन कार्रवाई है। त्योहारों को देखते हुए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस इलाके में कार्रवाई की गई है वहां बड़ी संख्या में हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के समर्थक रहते हैं, जो 26 सितंबर को भी 9 महिला मस्जिद पहुंचे थे। सैलानी मार्केट में भी जो है ड्राइव चलाई जा रही है, जो अस्थायी रूप से दुकानें आगे बढ़ाकर या जो सड़क पे कब्जा करके दुकानें निर्मित की गई हैं और आगे बढ़ा के किया गया है, उसको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण है, जो अगर पक्के अवैध निर्माण होंगे तो उनको चिन्हित करके नोटिस दिया जाएगा, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो अस्थायी अतिक्रमण है वो आज हटाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका से धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन और उसके 2 स्थानीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह गरीब और वनवासी समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जेम्स वॉटसन वर्ष 2016 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और बाद में बिजनेस वीजा पर धर्मांतरण की गतिविधियां चला रहा था। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। जालंधर में पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में NIA ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों आरोपियों में से जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इन सभी पर UAPA और BNS की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र के अनुसार मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल 2025 की रात को हमला किया गया था। बाद में 12 अप्रैल को इस मामले की जांच NIA ने शुरू की है। जांच में पता चला है कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य कुलबीर सिंह ने अपने सहयोगी मनीष उर्फ काका राणा के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी, जिसका मकसद पंजाब के प्रमुख लोगों को निशाना बनाकर
आम जनता में खौफ पैदा करना और इसके दम पर वसूली कर आतंकी संगठन के लिए धन जुटाना था। बाद में मनीष ने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंकने के लिए सैदुल अमीन को साजिश में शामिल किया और कुलबीर ने सैदुल को ग्रेनेड जबकि अभिजोत ने धन मुहैया कराया। वारदात के बाद कुलबीर ने मनीष के साथ मिलकर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली और इससे संबंधित पोस्टर जगह जगह पर लगाए। कुलबीर की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख का इनाम है। साथ ही इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। इससे पहले एनआईए ने अप्रैल 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में भी हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किया था। एनआईए ने भारत में सक्रिय बीकेआई के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया। रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से तेज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 6 रनों के स्कोर पर मुनीबा अली का विकेट गंवा दिया। वहीं पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने वुमेन्स वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है। उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ गंवाया नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों पर से पराजित किया था। वहीं पाकिस्तानी टीम की ये लगातार दूसरी हार है। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया है। पाकिस्तान पर भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि एकदम सही स्ट्राइक है। आईसीसी महिला विश्व कप के आज के मैच में हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भारत की क्रिकेट शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया है। देश को हमारी टीम पर गर्व है। आपके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल ने अपने हुनर से सफलता का नया अध्याय लिखा। भारतीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीते हैं। अगले साल होने वाले पैरा एशियन गेम्स से पहले भारतीय पैरा एथलीटों को मिली ये सफलता न केवल उनके भरोसे को मजबूत कर गई है बल्कि अनुभव के मोर्चे पर भी उनको आगे रखने में मददगार साबित हुई है। भारत ने इन खेलों में 10वां स्थान हासिल किया। दिल्ली में आयोजित हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप रविवार को भले ही खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे देश की मेजबानी की सफल क्षमता और भारतीय पैरा एथलीटों की सफलता की नई कहानी को सामने रख गई। इन खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों ने 22 पदक हासिल किए, जो कि भारत का अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। इन 22 पदकों में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक रहे। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी कायम किए, जबकि 7 एशियन रिकॉर्ड रहे। ये हम हर बार बढ़ाते हुए आ रहे हैं मेडल टैली, और अगली बार भी बढ़ाएंगे। बस तैयारी कर रहे हैं, सपोर्ट है साई का, पीसीआई का, हमारी फेडरेशंस का, गवर्नमेंट का। एक टीम गेम होता है ये, मतलब पूरी टीम लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिमरन दिख रही थी भागते हुए, पर मेहनत मेरे पीछे बहुत लोगों की है। पैरा हाई जंपर निशाद कुमार इस आयोजन को ऐतिहासिक मानते हैं। उनके अनुसार इस आयोजन ने विश्व स्तर पर देश की मेजबानी को एक अलग चेहरा दिया है। इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी और टीम का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था और खुद का भी एकदम मतलब लगता है कि ट्रेनिंग में हमें एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दिए। इसमें ब्लेड जंपर, सीरियल मेडलिस्ट और व्हील चेयर मैराथन के दिग्गज भी शामिल रहे। यहाँ रिकॉर्ड्स भी बने और एक स्वर में इन पैरा एथलीटों के साहस और जज्बे को सलाम भी किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन से देश ने 2 बातों पर खुद को मजबूती के साथ सामने रखा। पहला, खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि अब तक का
भारतीय दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। दूसरा, मेजबानी के मोर्चे पर। मेजबानी के मोर्चे पर ये प्रतियोगिता जो थी वो बेहद सफल रही और कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा जो है, जब हम बात करते हैं 2036 ओलंपिक की मेजबानी को दावे को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही खुद भी साइकिल पर सवार होकर लगभग 5 किलोमीटर का रोड ट्रैप पूरा किया। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो आज साइकिल मैराथन के जरिए निकाली जा रही है और खास उद्देश्य इसका ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके और इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसका इंतजार आपको था। फिट इंडिया और आज खास तौर पर तमाम युवा हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखाई जा रही हैं जिसमें मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री, तमाम एथलीट्स भी शामिल हैं और युवाओं का जोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों के साथ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फिट इंडिया 2019 की शुरुआत हुई और उसके बाद से आप भी लगातार इसी को लेकर के यहाँ खासा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। कैमरामैन मोंटी के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। और आइए अब देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कोलंबिया में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। कहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। विदेश में राहुल गांधी करते हैं अक्सर देश की बदनामी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को दी मंजूरी। परियोजना को MPLAD योजना के तहत दी जाएगी धनराशि। परियोजना की अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रुपए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस अब केवल भारत केंद्रित डिजिटल टेक्नोलॉजीज फोरम नहीं रही, बल्कि ये एशिया और वैश्विक केंद्र मोबाइल कांग्रेस बन गई है। 944 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ हम दुनिया के अग्रणी देश में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ईरी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार्क चांदपुर में रविवार से 3 दिवसीय सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन में देश विदेश से 300 वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान डायरेक्ट सीडेड राइस DSR के विकास पर करेंगे मंथन। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका से धर्मांतरण के बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने अमेरिकी नागरिक जेम्स वाटसन और उसके 2 स्थानीय सहयोगियों को किया गिरफ्तार। गिरोह गरीब और वनवासी समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में कर रहे थे परिवर्तित। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद तौकीर रजा के गुर्गे पर प्रशासन लगातार एक्शन में है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 200 दुकानों के बाहर के अवैध निर्माण को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग के प्रति जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सैकड़ों की संख्या में जागरूकता अभियान में शामिल हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार की विवादित टिप्पणी पर एनडीए नेता जीतन राम मांझी ने किया पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव की सोच पर मुझे तरस आ रही है। आखिर कैसे ठीक व्यक्ति को भी वे अचेत मानते हैं। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव खुद ही चेतनहीन हो गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।